चैप्टर 1। लैपटॉप तकिए पे रखा था और वो उसके सामने कोहनियों के बल ऊंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। लंबे सीधे बाल पीछे कमर पे पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थीं, सयाह बड़ी बड़ी मुगलई आंखें जिनमें चांदनी की सी चमक थी, और चेहरा तो मलाई का बना लगता था, सफ़ेद मुलायम और चमकदार। वो उसी मगन अंदाज में स्क्रीन पर निगाहें मरकूज किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद अगला सफ़ा खुला तो एकदम उसकी मुतहर्रिक उंगली ठहर गई। स्क्रीन पे जमी आंखों में ज़रा सा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। अगले सफ़े के लोड होने का इंतज़ार करते हुए उसी मुस्तरब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ फिसलती लटें पीछे की। चंद सेकंड बाद सफ़र लोड हो गया था। वो बेचैनी से चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो सिल्की बालों की चंद लटें फिर से शाने पे फिसलकर आगे को गिरीं। जैसे जैसे वो पड़ती गई उसकी स्याह आंखें हैरत से फैलती गईं। लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद बेयकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसे खुद को यकीन दिलाने में कि वो पढ़ रही है बिल्कुल सच है। और जैसे उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ, वो एक झटके से उठ बैठी। उसका सेल फोन साइड टेबल पे रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर मिलाने लगी। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा सा इर्ताश पैदा किया था। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब घंटी बजा रही थी। हेलो ज़ारा, शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो दबे दबे जो उससे चहकी, कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। दूसरी तरफ उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी, फिर धीरे से हंस दी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो। वो आदतन सिया बालों की एक मोटी लट उंगली पे लपेटती कह रही थी। और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं, दावर भाई की शादी के मुतल्लिक नहीं है। दूसरी जानिब ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि यूं करो, तुम गेस करो कि मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप परे किया और तकिया निकाल कर बेड ग्राउंड के साथ सीधा लगाया। फिर उससे टेक लगाकर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो नफ़ी में सर हिलाती ज़ारा के कहे अंदाज़ों की तरदीद भी करती जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। अरे मेरी शादी वगैरह नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है। अब कान खोल कर सुनो। न, अ, तुम्हें वो एरसमेंडस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट सारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया। दूसरी जानिब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर ऑफ होने के बावजूद उसकी चीख सारे कमरे में सुनाई दी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल मिली है। उसने साथ ही एक हाथ से पड़े लैपटॉप का रुख अपनी जानिब मोड़ा और सर आगे करके गौर से दोबारा देखा। हाँ, 15 मिनट पहले ठीक 9:30 बजे सिलेक्शन की मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। दोनों एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। वो फ़ोन एक हाथ से पकड़े दूसरे से बटन दबाकर लैपटॉप ऑफ करने लगी। नहीं, स्पेन की डियोस्टस ने नहीं, बल्कि तुर्की की सबांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सेलेक्ट किया है, और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए इस्तांबुल जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन अंधेर हुई तो उसने उसे हाथ से दबाकर बंद किया, फिर तार निकालकर साइड टेबल पर रख दिया। हाँ, मैंने सबांजी को नेट पर देखा है, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। मगर वह लम्हे भर को खामोश हो गई। दूसरी जानिब से गालिबन इस्तफसार किया गया तो वो गोया हुई। बस एक छोटा सा मसला है, लेकिन उसके बारे में अपनी फैमिलीज़ को आगाह नहीं करेंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने गर्दन मोड़कर बंद दरवाजे को देखा। दरअसल सबांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढकना मना है। घर वालों को बताकर मुतनफ़र करने के बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों में से कोई स्कार्फ नहीं लेता। उसी पल खिड़की के उस पार कुछ खड़का था। वो चूक कर देखने लगी। कद्दे आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे गिरे थे, अलबत्ता पीछे जालियां खुली थी। शायद उसका वहम था। वो सज झटक कर फ़ोन की जानिब मुतवज्जह हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड।
ہاں، ارم گھر سے باہر اسکارف لیتی ہے۔ اس کے ابو طاہر فرقان ذرا سخت ہیں نا۔ وہ پھر سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے نیم دراز مگن سی بتانے لگی۔ پرمیشن تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں سبین پھپھو رہتی ہیں نا، سو وہ مان گئے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پہ پورا بھروسہ ہے۔ پھر وہ چند لمحے ایئر پیس سے ابھرتی اپنی دوست کی بات سنتی رہی۔ زارا خاموش ہوئی تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کل نہیں، داور بھائی کی مہندی پرسوں ہے، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں۔ سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا۔ اوکے، تم اب جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور تکیے پر اچھال دیا۔ پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا۔ حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ننگے پاؤں چلتی لاؤنج سے کچن کی طرف آئی۔ سیاہ لمبی قمیض اور سیاہ کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ کچن میں اندھیرا پھیلا تھا۔ وہ دروازے کے قریب رکی اور ہاتھ سے دیوار پہ سوئچ بورڈ ٹٹوڑا۔ بٹن دبنے کی آواز سے ساری بتیاں جل اٹھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی۔ جھکنے سے ریشمی بال کندھوں سے پھسل کر سامنے کو آ گرے۔ حیا نے نزاکت سے انگلی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور بوتل نکال کر سیدھی ہوئی۔ پھر کاؤنٹر پہ رکھے ریک سے شیشے کا گلاس اٹھایا اور بوتل اس میں انڈیلی۔ پانی کی ندی سی گلاس میں گرنے لگی۔ تبھی اس کی نگاہ کاؤنٹر پہ رکھی کسی سفید چیز پر پڑی۔ وہ جیسے چونک اٹھی۔ بوتل وہیں سلیب پہ رکھ کر اس طرف آئی۔ سفید کھلے گلاب کا بوکے تھا جس میں کہیں کہیں سبز پتے جھلک رہے تھے، ساتھ ہی ایک بند سفید لفافہ رکھا تھا۔ حیا نے گلدستہ اٹھایا اور چہرے کے قریب لا کر آنکھیں موندے سونگھا۔ دل فریب تازگی بھری مہک اس کے اندر تک اتر گئی۔ پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں۔ جانے کون رکھ گیا ادھر؟ اس نے بند لفافہ اٹھا پلٹ کر دیکھا۔ اس پہ گھر کے پتے کے اوپر نمایاں سا حیا سلیمان لکھا تھا۔ پیچھے بھیجنے والے کا پتہ نہ تھا، بس کوریئر سروس کی مہر اور سٹیکر لگے تھے۔ مہر پہ 1 روز قبل کی تاریخ تھی۔ اس کو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے تھے۔ کیا معاملہ تھا یہ بھلا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا۔ اندر ایک موٹا کاغذ تھا۔ اس نے 2 انگلیاں لفافے میں ڈال کر کاغذ پکڑا اور باہر نکالا۔ سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ لکیر نہ کوئی ڈیزائن، بس اس کے وسط میں انگریزی میں 3 لفظ لکھے تھے، ویلکم ٹو سبانجی۔